नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने एक बेसिक इंट्रो देखा। बिजोलिया किसान आंदोलन की एक बेसिक पृष्ठभूमि देखी कि राजस्थान में और आखिर किसान आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे वो हमने देखे, और बिजोलिया में किसान आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे वो भी एक बेसिक परिचय हमने कर लिया था। और आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन का घटनाक्रम जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलो मैं हेडिंग डालता हूँ बिजोलिया किसान आंदोलन और आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग रहेगी विद्यार्थियों वो रहेगी बिजोलिया बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन आज हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1897 से ये प्रारंभ होकर और 1941 ईस्वी तक सॉरी यह किसान आंदोलन चला, और संपूर्ण भारत का सबसे व्यवस्थित, संगठित और दीर्घजीवी अहिंसात्मक आंदोलन था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये सीधा सवाल यही पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था। बिजोलिया किसान आंदोलन था। भारत का अहिंसात्मक किसान आंदोलन था ये, है ना। इसमें किसी प्रकार की हिंसा, किसी की हत्या नहीं हुई थी। 44 साल तक ये चला था, 97 से और 1941 तक, है ना। 44 साल तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, तो विद्यार्थियों सॉरी बेसिक परिचय सॉरी बेसिक परिचय हमने देख लिया था, है ना। और मैंने ये बताया था आपको कि बिजोलिया जो था ये ऊपरमाल की जागीर जो थी उसमें टोटल 79 गांव थे, और उन 79 गांव में बिजोलिया जो क्षेत्र था वो सबसे बड़ा क्षेत्र था, सदर मुकाम था। ये बात मैं कल बताना भूल गया था। 79 गांव की चर्चा तो हमने की, ऊपरमाल की चर्चा की, है ना। तो मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जो ऊपरमाल की जागीर मिली थी किसको, अशोक परमार को, सांगा, राणा सांगा के द्वारा। ठीक है, तो ऊपरमाल की जागीर में टोटल 79 गांव थे। 79 गांव में सबसे बड़ा गांव या सदर मुकाम जिसको बोला जाता था वो था बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया में अधिकांश धाकड़ जाति के किसान थे, ये बात हम कल कर चुके थे। और बिजोलिया के जो ठिकानेदार हुआ करते थे वो किशन सिंह, गोपाल दास, है ना, केशव दास, गोपाल दास और कृष्ण सिंह पे हम चल रहे थे। कृष्ण सिंह ने और किसानों के साथ जब अत्याचार किए तो किसान उनके खिलाफ हुए और विद्रोह का कारण, मतलब किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, उसके हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम ये लिखते हैं घटनाक्रम सीधा, है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन का घटनाक्रम कैसे प्रारंभ होता है। ठीक है, किसान आंदोलन तो हमने परिचय तो हमने देख ही लिया। अब हम सीधा लिखेंगे घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम की बात करते हैं। घटनाक्रम कैसे क्या होगा, है ना। घटनाक्रम कैसे होगा इसको हम कल की क्लास से थोड़ा सा मैं कनेक्ट करके, और कल एक फैक्ट छूट गया था उसको भी यहाँ पे ऐड करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिखूंगा, ऊपर माल ऊपर माल ऊपर माल जागीर का सदर मुकाम या बड़ा क्षेत्र ना, बड़ा क्षेत्र बिजोलिया था। क्या था? बिजोलिया था, है ना। बिजोलिया था। 1894 में यहाँ का ठिकानेदार या जागीरदार या राव, है ना, ठिकानेदार लिखें या जागीरदार लिखें या इसको राव लिखें या सामंत भी लिख सकते हैं ना। मतलब मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके सामंत हुआ करते थे, है ना। सामंत जो थे वो कौन बने 1894 में? कृष्णदास बने, है ना, कृष्णदास बने। कृष्णदास या कृष्ण सिंह भी नाम आपको मिल सकता है यहाँ पे ना। कृष्णदास या कृष्ण सिंह बने, जिसने किसानों पर अत्याचार किए, जिसने
किसानों पर अत्याचार किए, परिणाम स्वरूप अत्याचार किए, परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप बिजोलिया के किसानों ने बिजोलिया परिणाम स्वरूप बिजोलिया के किसानों ने 1897 ईस्वी को 1897 ईस्वी को अ, आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका संपूर्ण घटनाक्रम निम्न प्रकार है, निम्नलिखित है ना, जिसका संपूर्ण घटनाक्रम निम्नलिखित है। ठीक है, इस घटनाक्रम को यहाँ पे लिखेंगे। इस घटनाक्रम को 3 चरणों में बांट सकते हैं, है ना, 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण की अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्रथम चरण क्या है, हम लोगों ने बांटा है इसको अध्ययन की दृष्टि से, है ना, उन लोगों ने नहीं बांटा था। उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये हम जो आंदोलन करेंगे ये कब तक चलेगा ना, इसलिए उन लोगों ने ऐसे कोई 3 चरण में नहीं बांटा था, ये हमने बांटा है घटना घटित हो जाने के बाद। ठीक है, तो प्रथम चरण में अब देखो किस प्रकार से शुरुआत होती है, वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, सॉरी, गिरधरपुरा गांव में, और घटना की शुरुआत कुछ यूं होती है कि गिरधरपुरा गांव में गंगाराम के पिता की डेथ हुई और उसकी मृत्यु पर सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। तब गांव के लोगों ने और एक दूसरे से बातें की, अपने अत्याचारों का जिक्र वहां पे हुआ। तो सारे लोगों ने मिलके नानजी पटेल और ठाकरी पटेल के नेतृत्व में और एक दल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास कृष्णदास की शिकायतों को लेकर भेजा कि ये कृष्णदास जो है हमारे ऊपर इस प्रकार से बड़े ही जुल्म ढाता है, अत्याचार करता है, महाराणा आप कुछ कीजिए। महाराणा के पास जब ये दल पहुंचा तो महाराणा ने हामिद हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उसको भेजा कि आप जाइए और बिजोलिया में जाके पता करके आइए कि क्या इन किसानों की समस्याएं वास्तव में जायज़ हैं या ये किसान केवल अपना ही राग अलाप रहे हैं। तो वो हामिद हुसैन साहब आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं पूरा ढंग से चेक करके, और किसानों के पक्ष में ही वो रिपोर्ट तैयार करके भेजते हैं। मतलब वास्तव में उनको ये लगा कि किसान सही हैं और ये कृष्णदास है वो किसानों के ऊपर अत्याचार करता है। हुआ कुछ यूं कि उधर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल महाराणा के दरबार से आए। तो कृष्णदास को जब पता चला कि ये मेरी शिकायत करने गए थे, तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को कैद कर लिया और अपने वहाँ डाल दिए, कैद में डाल दिए। ठीक है, अब आप सोचिए कि गलती पाए जाने पर और पटेलों को कैद में डाल दिया और उसके बदले कोई रियायत, कोई किसानों की सहायता नहीं की। और मैं बताऊं आपको, 1899 में आपको पता होगा छप्पनिया अकाल राजस्थान में पड़ा था। छप्पनिया क्यों कहते हैं, क्योंकि 1956 विक्रम संवत वो चल रही थी, है ना, विक्रम संवत 57 साल आगे चलती है। तो 1899 में 57 जोड़ेंगे तो 1956 आ जाएगा। ठीक है, तो 1956 में विक्रम संवत चल रही थी और उस समय राजपुताने में ऐसा भयंकर काल था कि अन्न, चारा और जल तीनों की कमी हो गई थी, जिसको तृणकाल बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। भयंकर काल पड़ा, छप्पन्या काल। उस अकाल में भी इस कृष्णदास को जूं तक नहीं रहेंगी, इसने किसानों के पक्ष में कोई कार्य नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। किसान इतने बेबस लाचार हो गए कि अपनी जमीन छोड़कर और चल दिए, ग्वालियर चले गए कि भाड़ में जा, आप करो इस जमीन को, खाओ पियो मौज करो, हमें ऐसी खेती नहीं करनी। जो मतलब इनके घर में 10 बोरी पैदा होती तो 8 बोरी 9 बोरी तो ये टैक्स के रूप में किसान दे देते थे, 1 बोरी बचती थी बेचारों के पास में।
इतना है जो टैक्स लगा देते, मतलब हालत ख़राब होती थी। मत कहते हैं ना 84 प्रकार के कर, आप सोचिए हालत ख़राब थी। तो ये लोग ग्वालियर चले गए। तब इस कृष्णदास के कुछ जू रहेंगी और हल्की फुल्की आवाज़ गई इनके कानों में कि महाराज किसान चले गए हैं, आप कुछ कीजिए, ज़मीन छोड़कर चले गए हैं। तब महाराज ने कहा कि चलो इनको कुछ रियायत दे दो और इनको वापस बुला लो। तो इसने कुछ रियायत दी और किसानों को वापस ग्वालियर से बिजौलिया बुलाया। किसानों ने सोचा चलो, किसान बेचारा कर कर भी क्या सकता है, क्योंकि उनको तो वहाँ भी जाके खेती करनी है। चोर चोर मौसेरे भाई, वहाँ भी सब ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो किसान आ गए कि चलो कुछ रियायत मिल रही है, हो सकता है आगे और रियायत मिले। लेकिन किसानों की किस्मत खराब थी, जैसे वो आए रियायत मिली लेकिन वो सल्ट गया, कृष्णदास मर गया। मरते ही एक नया राव जो बनाए वो पृथ्वी सिंह को बनाए। और पृथ्वी सिंह इसका भी और ऊपर लपाट था। उसने आते ही जो है वो सारी जो रियायतें इसने दी थी उसको वापस ले ली। वापस रियायत ले ली, एक कर और लगा दिया, उत्तराधिकारी कर लगा दिया, तलवार बंधाई कर जो होता था, उत्तराधिकारी शुल्क होता है, तलवार बंधाई कर, वो और लगा दिया। तो इस प्रकार से, और जो है बड़ी हालत खराब थी। इसने हाँ चौरी कर और लगाया था कृष्णदास ने, है ना। कृष्णदास ने 1903 में चौरी कर और लगाया, मतलब 1899 में तो अकाल पड़ा और अकाल में कोई सहायता नहीं की इसने, और चौरी कर और लगा दिया। चौरी कर होता था मतलब लड़की के विवाह पर और टैक्स लगा दिया। कि प्रमोद बागची तो कहते हैं कि 5 रुपए का टैक्स ये विवाह पे लेता था। मगर आरपी व्यास जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक वो लिखते हैं, मेरे पास है, मैं आपको कई बार बताया भी हूँ। आरपी व्यास की पुस्तक 2 भागों में चलती है। एक भाग देखो ये रहा, सेकंड भाग है ये, तो इसका फर्स्ट भाग भी मेरे पास है। ये आरपी व्यास साहब, ये ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। तो इन पुस्तकों में जो है आरपी व्यास ने 13 रुपये बताया है चौरी कर के रूप में। लेकिन जो भी है, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा कि 5 रुपये लगाए या 13 लगाए। और दोनों यदि पूछ भी लेते हैं तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, होंगे तो वो डिलीट होने की संभावना रहती है ना। मुझे लगता है पहले 5 उत्तर सही माना गया है किसी एग्जाम में, आप देख लेना। जो भी हो, लेकिन इसने काफ़ी अत्याचार किए और जब ये सल्ट गया तो पृथ्वी सिंह आया और पृथ्वी सिंह ने भी तलवार बंदाई कर और थोप दिया। तो किसानों की हालत और बद से बदतर हो गई, खाज में कोड़ जैसी स्थिति हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बड़े ही अत्याचार कर रहे थे। यहाँ तक की कहानी 1906 में ये इसकी मृत्यु होगी। 1906 में पृथ्वी सिंह अगला राव बनेगा। वहां तक की हम पहले कहानी लिखते हैं और फिर उससे आगे कहानी को मैं बाद में सुनाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं 1897 ईस्वी को आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब ये कैसे घटनाक्रम कैसे था उसकी बात हम करते हैं कि 1897 में 1897 ईस्वी में अ, गिरधरपुरा गांव में गंगाराम के पिता की मृत्यु हुई। गंगाराम के पिता की मृत्यु मृत्यु पर सभी किसान एकत्र हुए। सभी किसान एकत्र हुए। सभी किसान एकत्र हुए तथा 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 कृष्णदास तथा कृष्णदास के अपने पर हो रहे अत्याचार, मतलब है ना, अपने स्वयं पर, है ना, स्वयं स्वयं कौन, किसान, किसान में सभी किसान आ गए, है ना। अपने पर, कृष्णदास के अपने पर हो रहे अत्याचारों 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 के विरोध में शिकायत हेतु, है ना, शिकायत हेतु नान सॉरी नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, शिकायत हेतु नानजी पटेल व नानजी पटेल व ठाकरी
पटेल, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को के नेतृत्व में के नेतृत्व में के नेतृत्व में एक दल महाराणा महाराणा फतेह सिंह महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। ये वही महाराणा फतेह सिंह है जिनको केसरी सिंह ने और चेतावनी चूंगट्या लिख के भेजा था दिल्ली दरबार में। दिल्ली तो पहुंचे पर दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए और वापस लौट आए थे, वही महाराणा थे। तब महाराणा क्या करेंगे, हामिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और उसको यहाँ पे भेजा बिजौलिया, है ना। तब महाराणा ने हामिद हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी को बिजौलिया भेजा। बिजौलिया भेजा। इस कमेटी ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, है ना। किसानों के पक्ष में इसने रिपोर्ट दे दी। उधर हम यहाँ पे लिखें उधर का मतलब ये नानजी पटेल ठाकरे पटेल जब वापस बिजौलिया पहुंचे महाराणा के पास से, तो इनको कैद कर लिया। उधर कृष्णदास ने नानजी व ठाकरी पटेल को कैद कर लिया। वे किसानों की कोई मदद नहीं की। किसानों की कोई मदद नहीं की, ठीक है। किसानों की कोई मदद नहीं की, उल्टा कैद और कर लिया। इसी दरमियान आपको पता है 1897 के बाद ये देखो समय लगता था उस जमाने में, जाते आते थे, पैदल आते जाते थे, बहुत समय लगता था, 1 आध साल निकल जाती थी। 1899 तक आते आते यहाँ पे अकाल पड़ा, लेकिन 56 काल में भी इसने किसानों की कोई सहायता नहीं की, ठीक है। वो बात भी हम यहाँ पे करेंगे। 1899 ईस्वी या विक्रम संवत 1956 में 56 अकाल पड़ा। 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 मगर कृष्णदास ने किसानों की कोई मदद नहीं की। किसानों की कोई भी मदद नहीं की, ठीक है। किसानों की मदद की नहीं इसने, ठीक है। और 1903 में उल्टा कर और लगाएगा ना। 1903 में इसने चमड़ी कर भी लगा दिया। कृष्णदास 1903 ईस्वी में राव कृष्णदास ने
राव कृष्णदास ने सॉरी लड़की के विवाह पर संवरी कर भी लगाया, संवरी कर भी लगाया। ठीक है, उल्टा कर और लगा दिया ना। अब ये कर कितने रुपए का होता था, तो इसमें दो मत हमको मिलते हैं। 5 रुपए जो लिया जाता था, 5 रुपए लिया जाता था, ऐसा हमको बताते हैं प्रमोद बागची, है ना। कौन बताते हैं? प्रमोद बागची के अनुसार ये 5 रुपए था। ठीक है, मगर जो आरपी व्यास साहब हैं वो यहाँ पे 13 रुपए बताते हैं। कितने बताते हैं? 13 रुपए। कौन? राम प्रसाद व्यास। ठीक है, राम प्रसाद व्यास, इनको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? आरपी व्यास। ठीक है, आरपी व्यास लिखते हैं। तो ये था प्यारे साथियों एक घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से ये यहाँ तक का मामला पहुंचा, 1903 तक का मामला, ये हमने यहाँ पे लिखा। इससे आगे की कहानी मैं लिखता हूँ अगली स्लाइड पे। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और जो है मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, आपको बढ़िया से पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। और मैं बता दूं विद्यार्थियों कि बिजौलिया किसान आंदोलन को आज अपनी इस क्लास में ऐसा पढ़ दो कि उसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। ये बिजौलिया किसान आंदोलन क्या, कोई भी टॉपिक हो, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे करवा दिया ना, वो उस लेवल का करवाया है कि आने वाले 3-4 साल तक आपको किसी भी पुस्तक देखने तक की आवश्यकता नहीं रहेगी कंसेप्ट के लिए, और पर्याप्त फैक्ट भी मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर इस कंटेंट को तैयार करना। ठीक है, सारी एग्जाम में क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ इस प्रकार उसके नीचे लिखना ना, इस प्रकार कृष्णदास के अत्याचार लगातार बढ़ रहे थे, तंग आकर 1906 में किसानों ने कृषि कार्य छोड़कर ग्वालियर प्रवास किया। मतलब ग्वालियर चले गए भूमि को छोड़कर कि भाड़ में जा, हम नहीं करेंगे खेती। ऐसी खेती के बजाय तो हम जो है ठाली बैठ जाएंगे, फालतू में बैठे रहेंगे, वो ही बढ़िया है। ठीक है, तो तब राव को लगा कि कुछ रियायत देनी चाहिए, तो फिर राव ने कुछ रियायत देकर इनको वापस बुला लिया। ठीक है, हम आगे लिखते हैं, मगर राव ने कुछ रियायतें देकर किसानों को वापस बुलाया, है ना। किसानों को वापस बुलाया। ठीक है, किसान आ भी गए। किसान तो बेचारा दयावान होता है, किसान आ भी गए। मगर 1906 ईस्वी में ही कृष्णदास की मृत्यु हो गई, है ना। कृष्णदास की मृत्यु हो गई, मतलब किसानों की किस्मत खराब थी। कृष्णदास सल्ट गया। अब नया शासक, नया जो राव बनेगा वो वो पृथ्वी सिंह बनेगा, और वो और इनके ऊपर टैक्स लाद देगा, है ना। नया राव बनेगा
पृथ्वी सिंह। अच्छा, मैं यहाँ की कहानी थोड़ा सा बता देता हूँ। नया राव बनेगा पृथ्वी सिंह, ठीक है। पृथ्वी सिंह उत्तराधिकारी कर और लगा देगा इनके ऊपर, और ये जो रियायतें दी गई थी इनको वापस ले लेगा, ठीक है। तो किसानों की और कंडीशन खराब, है ना। उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में तलवार बंधाई कर लगाया था पृथ्वी सिंह ने, है ना। तो इस प्रकार से किसानों की कंडीशन और ज़्यादा खराब हो गई। तब किसानों ने क्या किया, सॉरी, किसानों ने साधु सीताराम दास, पंडित ब्रह्मदेव व फतेहकरण चारण के नेतृत्व में एक दल पृथ्वी सिंह से मिलने भेजा। पृथ्वी सिंह ने इन तीनों को कैद कर लिया और अपनी रियायतें जारी रखी। इस प्रकार चलते चलते 1914 में आके पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, और नए राव के रूप में केसरी सिंह बने, जो कि अल्पवयस्क थे। इस कारण मेवाड़ के महाराणा ने और मेवाड़ का जो सॉरी प्रशासन था वो अपने नियंत्रण में किया, तथा मेवाड़ सॉरी बिजोलिया में प्रशासक के तौर पर अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया, और उप प्रशासक के रूप में डूंगर सिंह को नियुक्त किया, व कामदार के रूप में हीरा लाल व तेज सिंह को नियुक्त किया, ठीक है। इसके साथ ही बिजोलिया का प्रथम चरण समाप्त होगा। अगला चरण स्टार्ट होगा, उसके पहले मैं ये सारी घटनाक्रम को यहाँ पे लिख डालता हूँ, ठीक है। चलो हम आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नए राव के रूप में। यहाँ पे हम लिखना प्रारंभ करेंगे, नए राव के रूप में, नए राव के रूप में पृथ्वी सिंह नियुक्त हुए, पृथ्वी सिंह नियुक्त हुए, ठीक है। इसने कृष्णदास द्वारा दी गई रियायतें पुनः ले ली। कृष्णदास द्वारा दी गई रियायतों को सॉरी रियायतों को पुनः ले लिया, पुनः ले लिया, तथा तथा सॉरी तथा किसानों से उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में तलवार बंधाई कर और लगा दिया, के रूप में तलवार बंधाई, ये तलवार बंधाई है ये, हाँ बंधाई है ना, बधाई नहीं बंधाई है ना, तलवार बंधाई कर और लगा दिया, और लगा दिया, है ना। तब किसान और नाराज हुए, है ना, और इस पृथ्वी सिंह से मिलने गए 3 लोग, है ना सॉरी तब किसानों ने तब किसानों ने 3 नाम ये ध्यान रखना, फतेहकरण चारण, पंडित ब्रह्मदेव व साधु सीताराम दास के नेतृत्व में सीधा लिख देते हैं, को पृथ्वी सिंह से मिलने भेजा, को पृथ्वी सिंह से मिलने भेजा, मगर पृथ्वी सिंह ने इन तीनों को कैद कर लिया,
इन तीनों को कैद कर लिया। वह किसानों की कोई सहायता नहीं की। वह किसानों की कोई सहायता नहीं की। ठीक है, किसानों की कोई सहायता नहीं की। तो इतना आपको ध्यान रखना है। 1914 में आते आते इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, तब तक ये जो है इसी प्रकार से इसका अत्याचार चल रहा था, है ना। तो ध्यान रखना 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई। नया राव केसरी सिंह अल्पवयस्क था। नया राव केसरी सिंह अल्पवयस्क था। अतः मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया का प्रशासन मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया का प्रशासन अपने पास ले लिया या अपने नियंत्रण में लिया तथा निम्नलिखित को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? देखिए, इसमें प्रशासक जो बनाया, प्रशासक की बात करें हम, प्रशासक बनाए थे यहाँ पे अमर सिंह राणावत को। ठीक है, प्रशासक किसे बनाए? अमर सिंह राणावत, है ना। उप प्रशासक जो बनाया, उप प्रशासक यहाँ पे डूंगर सिंह को बनाया गया था ना। किसको बनाया? डूंगर सिंह को जो है उप प्रशासक बनाया। वहीं कामदार के रूप में कामदार भी नियुक्त किए थे। ठीक है, कामदार के रूप में जो है यहाँ पे हीरालाल व तेज सिंह को नियुक्त किया गया, है ना। हीरालाल जी और तेज सिंह जी। ठीक है, हीरालाल और तेज सिंह को जो है कामदार के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ ही जो है ये प्रथम चरण जो है यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, इसके साथ ही प्रथम चरण समाप्त होता है। यहाँ पे हम कहते हैं प्रथम चरण समाप्त। ठीक है, देखो प्रथम चरण में प्रमुख नेता कौन कौन थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा विद्यार्थियों। ये जगह है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम चरण के नेता, है ना। वैसे तो ये नेतृत्व विहीन था, प्रथम चरण के नेता, है ना। माना ये जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण जो था वो नेतृत्व विहीन था। मैं अलग कलर के पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण नेतृत्वहीन था, मगर कुछ प्रमुख नेता जरूर थे। लोग कहें या नेता तो नहीं थे, ये एक तरीके से लोग ही थे। प्रमुख नेता या लोग जरूर थे। जैसे कुछ लोग जरूर थे, ना, उनको हम बुला नहीं सकते। नेतृत्व विहीन तो माना जाता है कि किसी एक व्यक्ति को नेता नहीं माना गया यहाँ पे, भाई किसी एक की बात चल रही हो ना, अध्यक्ष नहीं चुना किसी ने। साधु सीताराम दास भी थे, नानजी पटेल थे, ठाकरे पटेल थे, फतेहकरण सारण थे, ब्रह्मदेव दाधीश थे, है ना। इसके अलावा जो है रामजी लाल सुनार थे, है ना। और
सॉरी, रामजी लाल, रामजी लाल थे, रामजी लाल कामदार थे शायद, है ना, रामजी लाल थे, प्रेमचंद थे, है ना, प्रेमचंद, सुनार थे शायद, प्रेमचंद, है ना। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नेताओं के नाम लिख रहा हूँ, जैसे एक तो जो है सीताराम, सीताराम दास, है ना, सीताराम दास, रामजी लाल भी थे, है ना, रामजी लाल थे, ठीक है। इसके अलावा जो है फतेहकरण हमने लिखा ही है, फतेहकरण थे, ठीक है। फतेहकरण थे। और जो है इसके अलावा नानजी पटेल, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, नानजी ठाकरी, है ना, ठाकरी पटेल, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो प्रेमचंद, प्रेमचंद जी थे, ठीक है। सॉरी, प्रेमचंद जी थे। ब्रह्मदेव थे, है ना, ब्रह्मदेव थे, ठीक है, ब्रह्मदेव थे। और हाँ, ये प्रमुख प्रमुख नाम आपको ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से एक सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं था, या किसका नाम बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो 3 नाम यहाँ से कोई भी उठा लेंगे और एक नाम अलग से चपेक देंगे, है ना। तो हमको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, ये प्रथम चरण हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और मैं आता हूँ अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण हम आज करते हैं, ठीक है। तो चलो विद्यार्थियों, आपने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप एक हेडिंग दे दीजिए दूसरा चरण। और दूसरे चरण की बात हम करेंगे कि किस प्रकार से दूसरा चरण जो है यहाँ पे कार्य करेगा और आगे बढ़ेगा मामला, ठीक है। दूसरे चरण में इसके नेता बनेंगे अब विजय सिंह पथिक, और उनके नेतृत्व में मामला आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वैसे क्लास का टाइम हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा और करेंगे तब तक हो जाएगा, है ना। तो दूसरा चरण हम प्रारंभ करते हैं। सॉरी, दूसरा चरण, है ना। बिजोलिया को भी हमने मिटा दिया क्या, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, मिटा दिया था। दूसरा चरण पढ़ेंगे हम, है ना, दूसरा चरण, ठीक है। तो दूसरे चरण की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। देखो, इस समय 1915 की, 1914 की तो घटना हमने करी थी। 1915 में भारत के संदर्भ में एक बड़ी घटना ये घटित हो रही थी, लाहौर षड्यंत्र, लाहौर केस एक चला था, लाहौर केस, है ना, जिसको सॉरी, लाहौर क्रांति एक होनी थी, उसका राजस्थान में जो नेतृत्व हो रहा था वो हो रहा था भूप सिंह व गोपाल सिंह खरवा के नेतृत्व में, है ना। भूप सिंह व गोपाल सिंह खरवा के नेतृत्व में हो रहा था। मगर यह क्रांति जो थी, लाहौर क्रांति, वो समय से पहले ही दबा दी गई अंग्रेजों के द्वारा, है ना। 1915 की घटना है। और राजस्थान में, राजपुताने में भूप सिंह को और राव गोपाल सिंह खरवा को भी गिरफ्तार करके और टोडगढ़ किले में कैद कर लिया गया। मतलब इस योजना को एग्जीक्यूट करते उससे पहले ही अंग्रेजों को पता चल गया, ये योजना दफन का शिकार हुई, है ना। और भूप सिंह और राव गोपाल सिंह खरवा को टोड किले में कैद कर लिया, है ना, टोडगढ़ में, जो अजमेर में पड़ता है। मगर भूप सिंह वहां से भाग गए, भाग के चित्तौड़ के बालेछा में पहुंचे, जहां 1915 में और जो है विद्या प्रचारिणी सभा का अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में जाके ये सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हम करते हैं और उसके बाद उस सम्मेलन में क्या हुआ वो घटना हम लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरे चरण में हम लिखेंगे कि 1915 ईस्वी में लाहौर क्रांति, लाहौर क्रांति, लाहौर क्रांति का राजपुताने में, राजपुताने में
लाहौर क्रांति का जिम्मा लिख लेना आप यहाँ पे, है ना। लाहौर क्रांति का जिम्मा जिम्मा राजपुताने में भूप सिंह, ये विजय सिंह पथिक बनेंगे आगे, इनका मूल नाम भूप सिंह था, है ना। राजपुताने में भूप सिंह व राव गोपाल सिंह खरवा, राव गोपाल सिंह खरवा का था का था मगर मगर मैं यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ। मगर समय से पूर्व ही मगर समय से पूर्व ही यह क्रांति दफन का शिकार हुई, दफन का शिकार हुई। समय से पूर्व ही यह क्रांति दफन का शिकार हुई, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया था, ठीक है, और अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। दफन का शिकार हुई तथा तथा भूप सिंह व राव गोपाल सिंह खरवा को कैद करके राव गोपाल सिंह खरवा को कैद करके राव गोपाल सिंह खरवा को कैद करके और जो अजमेर के कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें डाल दिया गया, है ना, सॉरी टोडगढ़ में डाल दिया गया। कैद करके अजमेर के टोडगढ़ में कैद किया गया, ठीक है, अजमेर के टोडगढ़ में, और इसको कैद कर लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रांति तो असफल हुई, मगर भूप सिंह यहाँ से भागकर चले जाते हैं, वो कहानी में लिखता हूँ यहाँ पे ना। भूप सिंह यहाँ से भागकर भीलवाड़ा नहीं, चित्तौड़गढ़ के बालेछा गांव पहुंच जाते हैं। भागकर चित्तौड़गढ़ के बालेछा गांव में पहुंचे, बालेछा गांव में पहुंचे, जहां पर विद्या प्रचारिणी सभा का अधिवेशन ओफो, अब ये चला गया। अधिवेशन कैसे लिखा जाता है मेरे को नहीं पता, फिर तो मैंने शुरू में सही लिखा था शायद। अधिवेशन, ये आप देख लेना, मेरे को सही दिमाग नहीं आ रहा है कि अधिवेशन में कौन सा आएगा। अधिवेशन 1915 ईस्वी में चल रहा था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन में सम्मिलित हो जाते हैं भूप सिंह। मैं आपको बताना चाहूंगा, विद्या प्रचारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1914 में हरिभाई किंकर ने की थी ना। स्थापना की बात करूं मैं तो 1914 ईस्वी में किसने की थी? हरिभाई किंकर द्वारा, है ना, हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी, और स्थान चित्तौड़गढ़, ये ध्यान रखना, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार से सवाल जो है पूछ लिया जाता है कई बार, तो इस बात को ध्यान रखना कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1914 में हरिभाई किंकर द्वारा चित्तौड़गढ़ में की गई थी। इसका अधिवेशन 1915 में और चित्तौड़गढ़ के बालेछा गांव में चल रहा था, और उस अधिवेशन में जाके भाग लिया किसने? भूप सिंह ने। और इसका घटनाक्रम निम्न प्रकार रहा। इसका घटनाक्रम निम्न प्रकार रहा।
घटनाक्रम में क्या क्या रहा, देखो पहली बात तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रखा। ठीक है, भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर क्या रखा, विजय सिंह पथिक रखा। ये ध्यान रखना आप, विजय सिंह पथिक, पथिक नाम से ये साहित्यिक रचना करते थे और विजय सिंह नाम रखा ना, विजय सिंह पथिक रखा। ठीक है, बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। भूप सिंह ने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रखा। कब? 1915 में यह अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, और इस अधिवेशन का नेतृत्व भी विजय सिंह पथिक ने ही संभाला। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कि विद्या प्रचारिणी सभा का नेतृत्व भी विजय सिंह पथिक ने संभाला। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने संभाला। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप कह रहे होंगे सर बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, उसमें बिजोलिया का नाम नहीं आ रहा है, बीच बीच में क्या क्या आप है जो पढ़ाते जा रहे हो, है ना। दरअसल कहानी अब जुड़ेगी बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, इस सभा में साधु सीताराम दास आ गया नाम, साधु सीताराम दास व मोहनलाल पांड्या के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 1916 की बात है। कब की है? 1916 की बात है। 1916 की बात है। ठीक है मैंने ऐसे ही लिख दिया 1916 की बात है, आप अपने स्तर पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो अब आप समझे होंगे कि पूरी कहानी को मेरा इस प्रकार से बताना, लाहौर क्रांति और किस प्रकार से है ना ये सब था। यहाँ पे भी चित्तरंजन दास ने इनको भेजा था, शायद चित्तरंजन दास, एग्जैक्ट मेरे ध्यान नाम आ नहीं रहा है। जो लाहौर क्रांति का मामला था उसमें भूप सिंह को यहाँ भेजा गया था गोपाल सिंह खरवा के पास, है ना। वो पूरी कहानी इस प्रकार मुझे बतानी पड़ी कि कैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व और विजय सिंह पथिक के पास आता है। ठीक है, रास बिहारी बोस ने भेजा था, रास बिहारी बोस जो था वो लाहौर क्रांति का नेतृत्व संभाल रहे थे पूरे भारत में। उसने भूप सिंह को भेजा था गोपाल सिंह खरवा के पास अजमेर में। ठीक है, कहाँ भेजा था इनको, मैंने यहाँ पे शायद लिखा नहीं है। ये अजमेर में भेजा था ना। ये भूप सिंह गोपाल सिंह खरवा से कहाँ मिला था, ये आप ध्यान रखना, अजमेर में मिले थे ना, अजमेर में। ठीक है, अजमेर में मिले थे। और इस प्रकार से ये कहानी पूरी घूमती है और कैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक पर चला जाता है, किसके कहने पर, साधु सीताराम दास के कहने पर। यहाँ पे एक बात जरूर आप ध्यान रखना, इस साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में और विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना 1915 में की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आप लिखना चाहूंगा साधु सीताराम दास, है ना। साधु सीताराम दास ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, ध्यान रखना, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की, है ना, की स्थापना बिजोलिया में की थी। कहाँ की थी? बिजोलिया में 1915 में की थी, है ना, 1915 में की थी। ठीक है और एक चीज और ध्यान रखना, किसानों ने साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसान पंच बोर्ड भी खोला 1916 में
सॉरी, इनकी अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में किसानों ने 1916 में 1916 में, ये ध्यान रखना, किसान पंच बोर्ड है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया से ध्यान रखनी है। और एक मित्र मंडल नामक संगठन साधु सीताराम दास ने बनाया था, है ना, मित्र मंडल संगठन बनाया, मित्र मंडल संगठन बनाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साधु सीताराम दास का और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था इनका ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था प्रथम चरण में, है ना। लेकिन किस प्रकार से प्रथम चरण को हमने दूसरे चरण में और जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, अब साधु सीताराम दास और मोहनलाल पांड्या के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व चला गया किसके पास, विजय सिंह पथिक के पास। और अब किस प्रकार से विजय सिंह पथिक इसको भारत लेवल पे चलाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।